नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हुए रवाना। पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। रवाना होने से पहले पीएम ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझेदार देशों का जताया आभार। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद की उच्च स्तरीय बैठक। अहमदाबाद विमान हादसे के 31 मृतकों का परिजनों के डीएनए के साथ हुआ मिलान। अब तक परिजनों को सौंपे गए 12 शव। मामले की एएआईबी ने जांच की तेज। भाजपा ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। कहा इंडी गठबंधन का सामंतवादी और संविधान विरोधी चेहरा आया सबके सामने। इजराइल पर ईरान के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत। हूथियों का दावा, ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा हम पर हुआ हमला तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम के सम्मेलन में लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और प्रधानमंत्री ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में साइप्रस को भारत का करीबी मित्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। पीएम ने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। क्रोएशिया गणराज्य की यात्रा को लेकर पीएम ने वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों में सदियों पुराने मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन के लिए साझेदार देशों का धन्यवाद करने और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 5:30 बजे गुप्तकाशी स्थित आर्यन हेली एविएशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के श्रद्धा राजकुमार जायसवाल और एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तुष्टि सिंह और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। 4 धाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है।
एहतियातन उपाय के तौर पर डीजीसीए ने पहले ही 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की आवृत्ति कम कर दी है, फ्रीक्वेंसी कम कर दी है, निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए संचालन की समीक्षा भी की जा रही है। डीजीसीए ने कहा है कि दुर्घटना की जांच AAIB द्वारा ही की जाएगी। उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली उच्च स्तरीय बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, UCADA के CEO, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपात बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में DGCA के मानकों में कोई ढिलाई ना बरती जाए। हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। और उत्तराखंड में हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश किया है कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाए, जो हेली संचालन की सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एक SOP तैयार करेगी। ये कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सेफ, ट्रांसपेरेंट और निर्धारित मानकों के मुताबिक हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में पूर्व में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी पूर्व में हुई हेली दुर्घटनाओं के साथ ही आज के हेली क्रैश की भी हर पहलू की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। ये कमेटी प्रत्येक घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की संस्तुति करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेली सेवाओं का महत्व तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यधिक है, इसलिए इनमें सुरक्षा को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 31 मृतकों के DNA सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से कुल 12 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इस हादसे के बाद राज्य सरकार द्वारा मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चलाई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और इस विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के पार्थिव शरीर अब उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है। हादसे में वडोदरा की कल्पना प्रजापति की भी मौत हो गई थी। कल्पना प्रजापति को आज अंतिम विदाई दी गई। और यहां रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास।
9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने लेह लद्दाख में स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया। निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक शिल्प और हथकरघा वस्त्र का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत की। निर्मला सीतारमण ने कारीगरों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मकता की सराहना की। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर SC, ST और दलितों का अपमान आरजेडी, कांग्रेस और इंडी अलायंस की पहचान है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी और अनुसूचित जाति जनजाति दलितों का अपमान, यही तो आरजेडी और उनके साथी कांग्रेस और इंडिया अलायंस। जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के पैरों तले आम्बेडकर जी की तस्वीर को रखा गया और आम्बेडकर जी की तस्वीर के साथ जो अभद्रता दिखाई गई, ये मूल चरित्र है आरजेडी का। आरजेडी सामंतवादी सोच रखती है, संविधानवादी नहीं। आरजेडी के लिए बेटा साहब ज़्यादा जरूरी है, बाबा साहब नहीं। आरजेडी के लिए जंगल राज और परिवार राज जरूरी है, संविधान का राज नहीं। इसीलिए बार बार आरजेडी अपमान करती है बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों का भी। खबर यूपी से है। यूपी के अमेठी में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जनपद के शुक्ला बाजार थाना क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है। एक शव वाहन अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही शुक्ल बाजार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शव वाहन शव लेकर गाजीपुर की तरफ जा रहा था। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है। शहर को सुंदर, स्वच्छ और यातायात के अनुकूल बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद प्रमुख मार्गों से अवैध निर्माणों को हटाकर सड़कों को चौड़ा करना है। यदि सरकारी जमीन पर कब्जा है किसी का भी तो प्रायर नोटिस दिया जाता है 15 डेज का। उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने आप हटाइए, नहीं तो जो खर्चा लगता है वो सामने वाले से वसूला जाता है और उसको हटाते हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव सब जगह चल रहा है। भैजोई में भी चल रहा है, चंदोसी में भी चल रहा है और संभल में भी चल रहा है और सिरसी में भी चल रहा है। चारों जगह पे चल रहा है। और अब बात रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि इस बार 27 जून से शुरू होगी।
रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं, जिसे बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, समावेशिता और आध्यात्म का प्रतीक भी है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को मनाया जाएगा। पीएम मोदी की प्रेरणा से विश्व में शुरू हुए इस आयोजन को लेकर वाराणसी में साप्ताहिक योग शिविर का उद्घाटन आज हुआ। काशी के प्रसिद्ध नमो घाट पर आयोजित इस शिविर में कमिश्नर एस राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, सीडीओ हिमांशु नागपाल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ सैकड़ों शिक्षकों ने योगासन किए। कार्यक्रम में योग की सामूहिक ऊर्जा और अनुशासन ने स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी न केवल आध्यात्मिक नगरी है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी सजग और जागरूक हो चुकी है। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों को योग की निरंतरता बनाए रखने का संकल्प भी दिलाया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा सांसदों और विधायकों ने भी योगाभ्यास किया। तो योगाभ्यास और खासकर 21 जून को लेकर उससे पहले की तैयारियां, और आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं और साथ साथ तमाम जो लोग उनके साथ मौजूद हैं वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं। तन और मन को योग करने का एक जरिया योग, और 21 जून को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के लोग योगाभ्यास करेंगे। और न सिर्फ एक दिन, बल्कि ये कोशिश की जाती है हर व्यक्ति की तरफ से कि वो इस योगाभ्यास को साल के 365 दिन करें, हर रोज़ करें, ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और योग का कहीं ना कहीं ये मकसद भी है। और उत्तराखंड के देहरादून में आज रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। तो हर उम्र के लोग इस रन फॉर योगा कार्यक्रम में शामिल होते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री, नेता, आम लोग, बच्चे, हर कोई इसमें शामिल। और वहीं हरियाणा में भी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इसकी जानकारी दी। हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान और इजराइल ने तीसरी रात भी एक दूसरे के खिलाफ हमले किए हैं।
इजरायली सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं और साथ ही आईडीएफ ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि इन मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 140 लोग घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि तेहरान में शाहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजरायल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। इसमें तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में इजरायल में अब तक 10 लोगों की मौत और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ मिलकर इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। और दोनों देशों के में जारी संघर्ष के बीच ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जब तक ईरान पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे तब तक वार्ता नहीं हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान नहीं चाहता कि ये संघर्ष पड़ोसी देशों में फैले और ईरान आत्मरक्षा में ये प्रतिक्रिया कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में ईरान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान इजरायल के संघर्ष में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अगर ईरान किसी भी तरह अमेरिका पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति ने लिखा कि एक समझौते के जरिए आसानी से खत्म किया जा सकता है इसे। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर अब तक जो हमले हुए हैं वे कुछ भी नहीं हैं और आने वाले दिनों में और भीषण हमले होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल सुरक्षा कैबिनेट की बैठक भी की थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ परेड के दौरान सैन्य भर्ती और पुनः भर्ती समारोह की अध्यक्षता की। इस परेड में हजारों सैनिक, टैंक और अन्य सैन्य वाहन और दर्जनों विमान शामिल हुए। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के साथ परेड मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए जुटे। परेड शुरू होने से पहले ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप हेल टू द चीफ गीत के साथ मंच पर आए और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ट्रंप ने नए और वापस लौटने वाले सैनिकों को औपचारिक शपथ दिलाकर समारोह का समापन किया। सैनिकों के सामने खड़े होकर ट्रंप ने भर्ती की शपथ दिलाई और उनसे सभी शत्रुओं, विदेशियों और घरेलू के विरुद्ध संविधान का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने का आग्रह किया। सैनिकों ने एक स्वर में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इसका जवाब दिया। ट्रंप ने फिर बधाई देते हुए कहा कि अमेरिका की सेना में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में कई जगहों पर नो किंग्स बैनर के तले विरोध प्रदर्शन हुए। ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप की आव्रजन नीति लॉस एंजल्स में सेना की तैनाती के खिलाफ हुए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के बड़े बड़े कटआउट्स बनाए हुए थे। अटलांटा में भी करीब 5000 लोग एक कार्यक्रम में शामिल हुए। न्यूयॉर्क, डेनवर, शिकागो, ऑस्टिन में भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ लोगों ने विरोध मार्च निकाला। आयोजकों का मानना है कि यह विरोध प्रदर्शन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। कनाडा, ब्रिटेन, मैक्सिको और जर्मनी में भी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर सैन्य परेड का आयोजन किया गया। और अमेरिका के लॉस एंजल्स में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब प्रदर्शनकारी शहर के मध्य में एक संघीय इमारत के क्षेत्र को खाली करने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने डाउनटाउन में रॉयबल संघीय इमारत की सुरक्षा कर रहे मरीन की एक बड़ी टुकड़ी का सामना किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मरीन एलए से बाहर निकलो के नारे लगाए। शनिवार के विरोध प्रदर्शन लॉस एंजल्स में एक सप्ताह के तनाव के बाद हुए, जहां संघीय आव्रजन छापों पर प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप ट्रंप ने शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों और अमेरिकी मरीन को बुलाया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन के मामले पर चर्चा की।
पुतिन ने ट्रंप को 2 जून को इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक में किए गए समझौतों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि रूस 22 जून के बाद भी यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रंप ने बातचीत जारी रखने की बात को स्वीकारी और साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष के त्वरित समाधान में अपनी रुचि भी दोहराई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने पूर्वोत्तर सूमी क्षेत्र में एंड्रीविका गांव पर फिर से कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने वीडियो संबोधन में सूमी क्षेत्र में आक्रामक अभियान के लिए 225वीं सेपरेट असॉल्ट रेजिमेंट का विशेष धन्यवाद जताया। और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां गृहमंत्री अमित शाह एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुन पाए ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाइएगा। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा सभी लोग अंत तक। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के
पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब
कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वान भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं, 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर 4थे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना,
31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न करो। मोदी जी के शासन के अंदर पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। भाइयों बहनों, इस सशक्त भारत का एक नया युग शुरू हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कभी हम सोच नहीं सकते थे भारत चंद्रमा पर पहुंचेगा, मगर चंद्रमा पर ही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में दिया, मातृशक्ति का सम्मान किया और कई सारे संस्कृति के पुनर्जीवन के काम नरेंद्र भाई ने। केदारनाथ धाम बना, बद्रीनाथ धाम बना, अयोध्या जी में राम लल्ला विराट मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है। सोमनाथ का मंदिर सोने का बनने की शुरुआत हो चुकी है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है और देश में उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी वक्त भाइयों बहनों, आप सभी लोग देश के सबसे बड़े पुलिस बल जिसकी नफरी करीब करीब 4 लाख है, वो पुलिस बल के सदस्य बनने जा रहे हैं। पूरा जीवन आपके सामने है। कई लोगों ने देश के लिए जीवन समर्पित किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपका डर गुंडागर्दी करने वालों पर, माफियाओं पर सख्त से सख्त होना चाहिए और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इसको आप में मसीहा दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। फिर से एक बार ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा,
और प्रचंड आवाज से बोलिए वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, और आप सब कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। तो सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे थे। आज का दिन उन जवानों के लिए, उन युवाओं के लिए जिनकी भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस के तौर पर हुई है। 60,000 से भी अधिक पदों पर इनकी सीधी भर्ती हुई है। और गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा, न खर्ची न पर्ची, यानी कि कोई रिश्वत नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ही सही और सीधी तरीके से पूरी भर्ती हुई है। और आज का दिन उन्होंने कहा कि बहुत ही शुभ दिन है। और उन्होंने कहा कि बीते 10 और 11 वर्षों में क्या कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से किया गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर और पूरे भारत में क्या कुछ काम किए गए हैं, इस बात का भी जिक्र कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान किया। बढ़ेंगे आगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो अमेरिका के मिनेसोटा में 2 डेमोक्रेटिक सांसदों पर उनके घरों में गोलीबारी हुई है, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत काफी गंभीर है। इसमें पूर्व स्पीकर मेलिसा हार्टमैन और उनके पति की मौत हो गई है। वहीं हमले में सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी येवेट भी घायल हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में हमले के संदिग्ध 57 वर्षीय वेंस लूथर बोल्टर की तलाश तेज कर दी है। FBI ने संदिग्ध के बारे में सूचना देने पर $50,000 तक का इनाम देने की घोषणा की है। जांचकर्ता हमले के मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बिल्कुल भयानक बताया और साथ ही कहा कि ऐसी हिंसा अमेरिका में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर ब्राजील से है। ब्राजील के साओ पाउलो में हजारों प्रदर्शनकारियों ने 17वें मारिजुआना मार्च में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य ब्राजील में औषधीय और मनोरंजन दोनों तरह के उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने की वकालत की गई है। एवेनेडा पॉलिस्ता में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ता, उपयोगकर्ता, स्वास्थ्य पेशेवर और सामाजिक आंदोलन के प्रतिनिधि जुटे। आयोजकों के अनुसार इस मार्च का उद्देश्य ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति और विनियमन बहस पर जोर देना है, जिसमें हाशिए पर खड़े समुदायों पर ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के प्रभाव पर जोर दिया गया है। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। PM मोदी की फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाने वाले फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल मुहिम में हर संडे की तरह इस बार भी सैकड़ों लोग साइकिलिंग करते नजर आए। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू साइकिलिंग यात्रा को पूर्व मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार पेफी के सचिव पीयूष जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। वहीं फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग में हिस्सा लेने पहुंचे लोग काफी उत्साहित नजर आए। साइकिलिंग एक बहुत ही होलिस्टिक होलसम स्पोर्ट्स है, जिसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी मसल टोनिंग, सारी चीज़ें होती है और एक सस्ते स्पोर्ट्स में आता है जो हर एक आदमी साइकिल अफोर्ड कर सकता है। तो फिट इंडिया की जो ये मुहिम है साइकिल को फिट इंडिया से जोड़ने के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। और पूर्व मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा ने PM मोदी के फिट इंडिया मुहिम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज देश भर में लोग साइकिलिंग करके खुद को फिट रख रहे हैं। सुनीता गोदारा से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने।
इस वक्त मेरे साथ सुनीता गोदारा जी मौजूद हैं, जो कि एशियन मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। संडेज ऑन साइकिलिंग में हिस्सा लेने पहुंची सुनीता गोदारा जी का जो है जोश युवा साइकिलिस्ट के साथ खूब नज़र आए। इनसे बात करेंगे। ये साइकिलिंग का जो इनिशिएटिव है, जो पहल है पीएम मोदी का, जो फिट इंडिया मुहिम है, इसको आगे ले जाते हुए इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, फिट इंडिया में सिर्फ साइकिल ही नहीं, बहुत कुछ आया। साइकिल आने से क्या हुआ, हर व्यक्ति जो साइकिल में उनको बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता, साइकिल लेके आते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, इस घनी गर्मी में एसी रूम से बाहर निकलते हैं, तो एक तो कंफर्ट जोन से बाहर आना सीख लिया। फिटनेस के लिए साइकिल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि साइकिल में आपके जारिंग इम्पैक्ट कम होता है अगर आप कैजुअल साइकिल कर रहे हैं तो एक बार बाहर निकलने लगता है जब बंदा, तो उसके बाद उसको फिटनेस की आदत हो जाती है। पिछले कुछ सालों में जो देश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो विकास हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, विकास तब होता है जब जो हमारे देश के जो स्पोर्ट्स स्टार हैं उनको तवज्जो मिलनी शुरू हो जाती है। स्पोर्ट्स तब बेहतर होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। स्पोर्ट्स तब बेहतर होता है जब इसमें CSR आता है, प्राइवेट कंपनीज आती हैं। जब से ओलंपिक में मेडल आने शुरू हुए हैं, एशियन गेम्स में मेडल आने शुरू हुए हैं, अब देखिए एशियन चैम्पियंस में मेडल्स की लाइन लग गई। बिल्कुल, हम अभी आगे एशियन गेम्स भी आने वाले हैं और इसको देखते हुए एशियन गेम्स ग्रुप की अभी शुरुआत की गई है पोडियम के लिए। इसको आप किस तरह से, ये खिलाड़ियों में किस तरह से उत्साह भरेगा, चाहे खिलाड़ियों को किस तरह से मदद करेगा? देखिए, एक तो सरकार की जो स्कीम्स हैं, टॉप्स की स्कीम है, नेशनल कैंप्स की है, एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर की है, उसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारी एकेडमीज़ खुल गई हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने CSR देना शुरू किया। तो इस तरह के जब स्कीम्स आती हैं तो आम जनता को भी, ग्रास रूट लेवल को भी बढ़ोतरी मिलती है, सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुनीता गोदारा जी, जो कि पूर्व मैराथन चैंपियन रह चुकी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से सरकार संजीदा है खिलाड़ियों के प्रगति को लेकर, खिलाड़ियों के विकास को लेकर, उसी तरह से अन्य तरह की संस्थाएं और CSR फंड्स भी आ रहे हैं, जो कि खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग में हिस्सा लेने पहुंचे फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव पीयूष जैन ने कहा कि जब फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत हुई तब किसी को नहीं पता था कि ये एक दिन इतना लोकप्रिय हो जाएगा। पीयूष जैन से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप इस बातचीत को देखिए। फिटनेस की बात हो और फिजिकल एजुकेशन की बात ना हो, ये कैसे गवारा है। इस वक्त मेरे साथ पैफी के सेक्रेटरी मौजूद हैं पीयूष जैन जी। पीयूष जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है DD न्यूज़ से बात करने के लिए। फिट इंडिया की जो मुहिम है, इसको साइकिलिंग से जोड़ते हुए इसको आगे ले जाया गया है। साइकिलिंग को आप किस तरह से देखते हैं और ये कितना कारगर होगा फिट इंडिया की मुहिम को आगे ले जाने में? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया का आगाज किया था, तब किसी को नहीं पता था कि ये देश का एक मूवमेंट बन जाएगा। आज देश में, पूरे देश में पैफी के साथ मिलकर, पैफी आज के फिट इंडिया मूवमेंट की स्पेशल पार्टनर है। 600 लोकेशंस पर हम लोग संडे ऑन साइकिल का आयोजन कर रहे हैं। जब खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने साइकिल का कॉन्सेप्ट लेके आए, पहले फिट इंडिया का मतलब था कि आप कोई भी एक्टिविटी करो, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करो, लेकिन जब साइकिल का कॉन्सेप्ट लेके आए तो उस साइकिल के कॉन्सेप्ट ने देश में एक नई क्रांति का आगाज किया। आज देश के लोग किसी ना किसी रूप में जुड़ रहे हैं। इस देश में कल्चर डेवलपमेंट की बात है और उस कल्चर डेवलपमेंट में फिट इंडिया मूवमेंट एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और निश्चित रूप से आगे चलकर फिट इंडिया के माध्यम से हम देश को फिट बनाएंगे। हम फिट होंगे, देश फिट होगा, देश फिट होगा तो देश का हेल्थ बिल रिड्यूस होगा ही होगा। अगर हम पैफी की बात करें तो फिटनेस को आगे ले जाने के लिए पैफी का क्या योगदान होने वाला है? देखिए, पैफी लगातार जब भी हर दूसरे तीसरे बार में पैफी फिट इंडिया की संडेज ऑन साइकिल मुहिम की पार्टनर है। देश भर में पैफी के लाखों वॉलंटियर्स अलग अलग जगह पे, चाहे पटना हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, आज साइकिल चला रहे हैं। इस मुहिम से पैफी जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से फिजिकल एजुकेशन टीचर तक, ग्रास रूट तक एक मैसेज जाता है कि हमको फिट इंडिया की मुहिम को सफल बनाना है और देश को फिट बनने में अपना योगदान देना है। देखिए, साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो कि फिटनेस तो है ही, ट्रैफिक का भी मैनेजमेंट इसमें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो उसमें भी अगर ट्रैफिक कम होता है तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? संडेज ऑन साइकिल की मुहिम चालू हुई है तो इसका इम्पैक्ट यही है कि देश की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारें इस दिशा में सोचेंगी कि साइकिल के माध्यम से हम कैसे क्या बोलते हैं, देश का फ्यूल बचा सकते हैं, फिटनेस में योगदान दे सकते हैं और पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, जो आज देश की एक सबसे बड़ी समस्या है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये थे पीयूष जैन जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से साइकिलिंग एक कल्चर के रूप में सामने आ रहा है, उस तरह से सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक विशेष ट्रैक बनाने पर जोर देना चाहिए। कैमरामैन आनंद के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।